multiple alleles, pseudo alleles, and pleiotropism. Alleles are the alternative form of the gene which are responsible for the contrasting character. Alleles हम उनको कहते हैं, वो जीन के वो contrasting form होते हैं जो contrasting pair of characters के लिए responsible रहते हैं. जैसे कैपिटल R स्मॉल r का एलील है, कैपिटल T स्मॉल t का एलील है, और ये दोनों राउंड और टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मल्टीपल एलील हम किसको कहते हैं? मल्टीपल एलील्स में द फेनोमेनन ऑफ मोर देन 2 एलील्स इज नोन एज मल्टीपल एलील्स. एक जनरल टर्म थी जिसमें अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन हमने देखा था, जो कि कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. जैसे कि मेंडेलियन अगर इनहेरिटेंस को हम देखते हैं, जिसमें आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपने देखा होगा कि एक क्रोमोसोम की जो गिवन लोकस है, लोकस इज द लोकेशन ऑफ द क्रोमोसोम, वो दो तरह के जीन से ऑक्यूपाइड है. एक नॉर्मल जीन था राउंड सीड शेप के लिए, और उसका एक म्यूटेंट रेसेसिव एलील था रिंकल्ड सीड शेप के लिए. पर ऐसा भी तो हो सकता था कि राउंड और रिंकल्ड के अलावा और भी कई म्यूटेंट टाइप के सीड शेप थे. एक होता कि अपर से राउंड और नीचे से रिंकल्ड, इस तरह का भी हो सकता था, और बहुत सारे म्यूटेशंस हो सकते थे. तो उसी को हम मल्टीपल एलील्स होते हैं. मल्टीपल एलील्स की हम अगर डेफिनेशन देखें तो 3 और मोर काइंड्स ऑफ जीन्स ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस इन इंडिविजुअल क्रोमोसोम. ये जो है डॉसन एंड व्हाइट हाउस ने इसके लिए पैन एलील टर्म को यूज किया था. अब सवाल ये उठता है कि जब हम एलील के लोकस को देखते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि जैसे यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, ये कैरियोटाइप है ह्यूमन बीइंग का, जिसमें 22 जोड़ा आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ऑटोसोम्स हैं 22, और 23वां जोड़ा जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, जो XY है मेल में और XS है फीमेल में. तो जो एलील्स की अब तक की कॉन्सेप्ट है वो क्या कहती है कि अगर यहाँ पर ये 2 क्रोमोसोम है, जैसे क्रोमोसोम नंबर 8 है, तो अगर सेंट्रोमियर से 100 बेस पेयर्स नीचे की साइड में राउंड का एलील है, तो सेंट्रोपियर से 100 बेस पेयर नीचे रिंकल्ड का एलील होगा. तो अब चूंकि एक इंडिविजुअल जो कि नॉर्मली डिप्लॉयड होता है, उसका एक क्रोमोसोम उसके एक मदर से आता है, और एक क्रोमोसोम एक फादर से आता है, या एक मैटरनल पेरेंट से आता है, एक पैटर्नल पेरेंट से आता है. तो जब कॉरस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स पे एडजेसेंट लोकस एलील्स ऑक्यूपाई करते हैं, यहाँ पे कैपिटल R हो गया और यहाँ पे स्मॉल r हो गया, तो स्मॉल r2 r3 r4 कहाँ जाएगा? वो पॉपुलेशन में होगा. जैसे अगर हमने आई कलर की बात की, तो आई कलर के 2 कंट्रास्ट हो गए, और मान लीजिए आई कलर का जीन ये 14वें क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर से जस्ट बगल में इसका लोकस है. तो पैटर्नल साइड से आई कलर ब्लू कलर आया, और मैटरनल साइड से आई कलर ग्रे आया. देन व्हाट अबाउट ब्राउन, ब्लैक and other variant of the eye color? They are present in the population of human being there. तो जब भी मल्टीपल एलील्स की बात करेंगे तो मल्टीपल एलील्स के लिए हमको काफी पॉपुलेशन को स्टडी करना पड़ेगा. जैसे ड्रोसोफिला की आई है, उसके कई वेरिएंट है, ब्लू से लेके ग्रीन से लेके, तो वो सब किस में मिलेंगे? ड्रोसोफिला की पॉपुलेशन में. नॉर्मल डिप्लॉयड इंडिविजुअल में हमेशा आपको कंट्रास्टिंग एक एलील मिलेगा. तो इस तरह से ये एलील की मल्टीपल एलील की कंसेप्ट है. जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वी आर डिप्लॉयड 2 क्रोमोसोम्स, हमारे पास 2 क्रोमोसोम है, सो वी हैव 2 एलील्स. बट इफ वी आर इंटरेस्टेड इन मल्टीपल एलील, देन वी हैव टू स्टडी द पॉपुलेशन. जैसा यहाँ लिखा है, बट फॉर आई कलर देयर आर मेनी एलील्स एट दिस लोकस, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, ब्राउन, एटसेट्रा. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट concept. Multiple alleles can be characterized by more than 2 alleles. और अगर हमको greater than 2 multiple allele को study करना है, तो that can be studied only in population, because any individual carries only 2 alleles at a particular locus at one time. Multiple allelism का जो phenomena है, a gene having 3 or more alternative forms, ये जो है always occupy करते हैं same locus. जैसे अगर 14 क्रोमोसोम में ग्रे आई है, तो 14 ही क्रोमोसोम के उतना ही दूर पे ब्लू आई होता, और किसी और इंडिविजुअल के 14 क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर से उतना दूर पे ग्रे आई होगा, और किसी और इंडिविजुअल के दूसरे क्रोमोसोम में ब्लैक आई होगा. क्रॉसिंग ओवर मल्टीपल एलील्स के बीच में नहीं होता है. अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल एलील्स लाइक विंग्स ऑफ ड्रोसोफिला,
कोट कलर इन रैबिट, सेल्फ स्टेरिलिटी इन प्लांट एंड ब्लड ग्रुप इन मैंस, जिसमें से एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन को देखते हैं तो ह्यूमन बीइंग में मोस्टली 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप इज एक्चुअली अ फिनोटाइप। ये फिनोटाइप है जो हमको 4 डिफरेंट तरह के ब्लड ग्रुप्स ह्यूमन बीइंग में दिखते हैं। एंड वी नो दैट एवरी फिनोटाइप इज डिसाइडेड बाय अ जीनोटाइप। देन व्हाट इज द जीन बिहाइंड दीज ऑल 4 ब्लड ग्रुप्स? तो जो जीन है वो है आई जीन। और आई जीन को अगर हम देखते हैं, अगर आई जीन को हम देखते हैं तो आई जीन के यहाँ पर जो रेसेसिव इसका है वो स्मॉल आई है। अगर आई जीन का हम रेसेसिव काउंटर पार्ट देखें तो वो स्मॉल आई है। पर इस आई जीन में मल्टीपल एलील की इस तरह का ये फिगर आपको देखने को मिलेगा, आई स्मॉल आई। पर अगर मल्टीपल एलील के कंसेप्ट को हम देखें तो आई जीन के 3 एलील हो गए। एक आई सुपरस्क्रिप्ट में ए, इसलिए इसको पढ़ा जाएगा आई ए, और फिर दूसरा आई बी सुपरस्क्रिप्ट में बी रहेगा तो आई बी पढ़ा जाएगा, और आई जीरो ही एक्चुअली स्मॉल आई है। तो ये जो है, ये आई जीन क्या करता है? आई जीन जो है वो आइसो एग्लूटिनोजेन, जिसको एंटीजन मार्कर कहते हैं, वो आरबीसी के जो रेड ब्लड सेल जो है उसके एरिथ्रोसाइट्स पे, जो आउटर सेल पे एंटीजन के प्रोडक्शन के लिए ये आई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड वी नो दैट कि जीनोटाइप फिनोटाइप इज डिसाइडेड बाय जीनोटाइप। तो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है इसमें इतनी स्पेसिफिसिटी कैसे आई? एक तो हम आपको ये बता दें कि जो हमारे ब्लड का, जैसे जब भी कोई हमको इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर सबसे पहले एक कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, जिसमें आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट का काउंट आता है। तो हमारा जो ब्लड है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक सॉलिड कंपोनेंट है जिसमें सेल्स है, और दूसरा लिक्विड कंपोनेंट है जिसे ब्लड सेरम कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिक्विड जो है ब्लड, वो ब्लड सेरम है। तो जो हमारी बॉडी के सेल्स है उसमें अगर हम देखें, एक आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, दूसरी व्हाइट ब्लड सेल है, और तीसरी प्लेटलेट्स है। तो व्हाइट ब्लड सेल एक्चुअली एंटीबॉडीज प्रेजेंट करती हैं, इसलिए आप देखते होंगे कि जब भी किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसका जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो हमेशा बढ़ जाता है। आरबीसी के पास एक स्पेशल एंटीजेंस की प्रॉपर्टी होती है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल इंडिविजुअल अगर अटैक करता है तो ब्लड सेरम में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू कर देता है। व्हाट आर दीज एंटीबॉडीज? अगर हम इस एंटीबॉडीज वर्ड को थोड़ा अलग अलग पढ़ेंगे तो एक्चुअली इट इज एंटीबॉडीज। जब हमारी किसी से एनिमिटी होती है तो हम कहते हैं कि वो हमारे एंटी है। तो उसी तरह ये एंटीबॉडीज का फंक्शन है। अगर बाहर से कोई अटैक करता है, बी इट एनी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, or any kind of external attack is there, our body, our blood serum started synthesizing different types of antibodies. अब ये एंटीबॉडी क्या करता है? जो बाहर से ऑर्गेनिज्म आता है वो अपने आरबीसी पे एंटीजन लेके आता है। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिलेशनशिप है ये इतना स्पेसिफिक होता है कि ये लॉक और की तरह काम करता है। और ये हमारा एंटीबॉडीज जो हमारे बाहरी, जैसे बैक्टीरिया ने अटैक किया तो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज सीक्रेट किया, तो उस बैक्टीरिया के एंटीजन को जाके लॉक कर देते हैं, और बैक्टीरिया के एंटीजन को जाके लॉक कर देते हैं, और यहीं पे बैक्टीरिया का जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन है। ये स्पेसिफिसिटी आप अब जानेंगे तो तभी आप एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में जान पाएंगे। पर कभी कभी ऐसा रिएक्शन तब भी होता है जब हम किसी इंडिविजुअल के सेल को दूसरे इंडिविजुअल के सेरम में रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं? हाँ, अगर मान लीजिए हमने किसी एक इंडिविजुअल का ब्लड लिया और उसको दूसरे इंडिविजुअल के ब्लड के सेरम में रख दिया। अगर हमने किसी एक इंडिविजुअल का ब्लड लिया और उसको दूसरे इंडिविजुअल के सेरम में रख दिया तो क्या होगा कि दूसरे इंडिविजुअल के सेरम का जो एंटीबॉडी होगा वो जिसमें हमने रखा है उसके एंटीबॉडीज से रिएक्ट करके एक क्लॉट टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और ये ब्लड क्लॉटिंग जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन की वजह से होती है। इसीलिए देखिए ब्लड ग्रुप में इतनी स्पेसिफिसिटी होती है कि जब भी आप कभी किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं
और कहीं जाते हैं तो सबसे पहले जो आपका आई कार्ड बनता है उसमें हमेशा ब्लड ग्रुप का जरूर डिटेल होता है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर ऐसे पर्सन के बीच में होता है जो कि इनकम्पैटिबल होते हैं तो वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग। तो जब भी लार्ज नंबर बहुत सारे इंडिविजुअल्स को हम इस क्लासिफाई कर सकते हैं ब्लड ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि अगर हम ट्रांसफ्यूजन को इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप्स में कर देंगे तो ट्रांसफ्यूज सेल्स जो है वो क्लम्प कर जाएंगी और जो इंडिविजुअल की ब्लड कैपिलरीज हैं वो शट आउट हो जाएंगे और इस तरह से कभी कभी डेथ भी हो जाती है।